Hi everybody, welcome to Study with Shushmita. In today's video, we are going to discuss about the Sigmund Freud psychoanalysis theory. तो सिगमंड फ्रूड जो है फादर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी भी है एंड ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट है. इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काफ़ी बात की है, अचेतन मन के ऊपर काफ़ी बात की है. इनका मेन कॉन्सेप्ट जो है हमारा बिहेवियर, पर्सनैलिटी और हमारे इमोशनल इश्यूज जो हैं कैसे अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन जो है हमारा उसमें हिडन डिज़ायर, डर और चाइल्डहुड मेमोरीज से कंट्रोल होते हैं, इसके बारे में बात की है. और उन्होंने अपने लेवल ऑफ माइंड में लेवल ऑफ माइंड को तीन चीज़ों में डिवाइड किया है और उन्होंने कंपेयर किया है ह्यूमन माइंड को एक बर्फ़ की चट्टान से, आइसबर्ग से जो है कंपेयर किया है ह्यूमन माइंड को. और इसको हम टोपोग्राफिकल मॉडल भी कहते हैं. ये टोपोग्राफिकल मॉडल है हमारा, राइट. तो उन्होंने बात की है कि माइंड को एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ़ सी चट्टान से कंपेयर किया था जिसका मैक्सिमम हिस्सा पानी के अंदर छुपा होता है, ठीक है. तो उन्होंने कॉन्शियस माइंड की बात की है. कॉन्शियस माइंड यानी कि टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी कि ये जो आइसबर्ग है हमारी, इसकी टिप, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है. वो चीज़ें जिनकी अवेयरनेस आपको राइट नाउ यानी इसी वक्त है, जैसे कि अभी आप ये पढ़ रहे हैं, ये टेक्स्ट देख रहे हैं, जो मैंने लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं, तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाता है जो आपको अभी याद है, यानी कि करंट थॉट एंड एक्सप्रेशन, राइट, एक्सपीरियंसेस. अगला है सब कॉन्शियस माइंड यानी कि बिलो द सरफेस, यानी कि इसको बोलते हैं प्री कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं हम इनको, जस्ट बिलो द सरफेस. ये वो इंफॉर्मेशन है जो अभी आपके दिमाग में एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोर लगा के सोचोगे, याद करोगे, तो वो आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगी चीज़ें. यानी कि इंफॉर्मेशन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट बट कैन बी रिकॉल्ड विद लिटिल एफर्ट्स, यानी कि थोड़े से एफर्ट से, थोड़ा सा जोर लगाने से आप उनको फिर से याद कर सकते हैं. जैसे कि कल रात में आपने क्या खाना खाया था, तो थोड़ा सा सोचोगे, याद करोगे कि आपने क्या खाया था, तो वो चीज़ें आ जाएंगी इस सब कॉन्शियस माइंड में, और इसको प्री कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं. तो ये कहाँ आता है, ये आपका यहाँ पे आ जाता है इस बर्फ़ की चट्टान में. अब जो बर्फ़ की चट्टान में यहाँ नीचे का हिस्सा है, ये डीप अंडर वाटर, ये है आपका अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड. अब इसको हम देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे. अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड वो फीलिंग्स हैं, वो थॉट्स हैं जो आप भूल चुके हैं, आप दफन कर चुके हैं, वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में है. ये दिमाग का सबसे बड़ा और हिडन पार्ट है. इसमें हमारी दबाई हुई यानी रिप्रेस्ड बातें, बचपन के जो भी ट्रॉमा है, डर है, या कोई ऐसी अजीब सेक्सुअल या एग्रेसिव चीज़ें हैं आपके दिमाग में, वो जो आपने दफन कर दी हैं, वो जो आपने भुला दी हैं, ट्रॉमेटिक मेमोरीज जो है आप भूल चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं. और फ्रूड के मुताबिक यही हिडन पार्ट हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है. ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है. तो फ्रूड का जो मेन कॉन्सेप्ट रन करता है वो अनकॉन्शियस माइंड में है. डीप अंडर वाटर, रिप्रेस्ड फीलिंग, हिडन फियर्स, ट्रॉमेटिक मेमोरी. अब आगे चलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में फ्रूड ने तीन चीज़ों की बात की है हमारी पर्सनैलिटी पे. ये साइको एनालिटिक मॉडल है और इसको हम ट्राइपार्टाइट मॉडल भी बोलते हैं, राइट. इद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की है फ्रूड ने. इद क्या है? इद में क्या आता है, जन्म से ही ये शुरू हो जाता है. इसमें प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर चलता है. प्लेजर प्रिंसिपल, यहाँ पे आप खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं. जैसे छोटे बच्चे, उनको ये नहीं पता कि आप उस काम को करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, या फिर क्या फ्यूचर में क्या रहेगा, रूल्स क्या है, इन सब चीज़ों को बच्चा नहीं देखता. ये बिल्कुल एक ज़िद्दी बच्चे जैसा है और इसको तुरंत चाहिए, जो मांगा है उन्होंने वो बच्चे को तुरंत चाहिए, बिना किसी रूल या नियम कायदे के. तो वो इद वाली सिचुएशन हो गई. ये अनकॉन्शियस है, राइट. यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं होते इसमें. और अगर बात करें ईगो,
ईगो क्या है? ईगो जो है एक मीडिएटर की तरह काम करता है, यानी कि इद और सुपर ईगो के बीच में ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। अगर मैंने ईद के बारे में बात करें तो यहाँ पे बच्चा क्या समझता है, मुझे सामने वाले की प्लेट, जैसे अगर सामने वाले की प्लेट से खाना उठाकर अभी खाना है, चाहे जो हो जाए, तो वो चीज़ है ईद वाली चीज़ कि भाई दूसरे की प्लेट में जो दिख रहा है मुझे अभी खाना है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है बच्चे से कि मेरे को वो चाहिए ही चाहिए, तो वो ईद वाली सिचुएशन हो गई। यहाँ पे जिद्दीपना रहता है बच्चे के अंदर। लेकिन ईगो में क्या होता है, ये एक सेंसिबल मीडिएटर की तरह काम करता है। यहाँ ईद की ख्वाहिशों को रियलिटी और समाज के हिसाब से सेफ तरीके माना जाता है। ये बहुत सेफ वाली चीज़ है, प्री कंसेस बोलते हैं इसमें। जो भी एक्शंस हम करते हैं सोच समझ के करते हैं, यहाँ पे ये रियलिटी बेस्ड है और ये डेवलप हो जाती है 2 से 3 साल की उम्र में, ईगो वाली चीज़ें, राइट। ये रियलिटी पे काम करता है। अगर हम एग्जाम्पल के समझे तो यहाँ पे जो दूसरे की प्लेट में छीन कर खाने वाली बात गलत है। यहाँ पे आप वेट करेंगे जब तक आपका खुद का ऑर्डर नहीं आ जाता, तो ये ईगो है। आपको कंट्रोल करना है अपनी फीलिंग्स पे, अपने मन पे, अपने माइंड पे, राइट। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो जो है बिल्कुल नैतिकता पे चलता है। ये डेवलप हो जाता है 3 से 5 साल की उम्र में। जो हमारे अंदर का संस्कारी जज है, जो हमें पेरेंट्स या सोसाइटी से सीखने को मिलता है, ये सही है या फिर ये गलत है, मॉरल्स या फिर पछतावा, जो ये सारी चीज़ें हैं ना, सुपर ईगो इन पे चलता है। जो भी मोरालिटी है, जो भी मॉरल्स वैल्यू है, आपका कल्चर है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा सोचता है सुपर ईगो। यहाँ पे चोरी करना पाप है, तुम्हें ऐसा सोचने के लिए भी शर्म आनी चाहिए कि आप चोरी कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। तो ये सुपर ईगो है। यहाँ पे साधु संत, तो ये नॉर्मल जेन्युइन पर्सनैलिटी वाला पर्सन नहीं होता जो सुपर ईगो पे काम करता है। ये साधु संत वाले जो हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं सोसाइटी में मोरालिटी के, तो ये वो लोग हो गए जो सुपर ईगो पे वर्क करते हैं। यहाँ पे बेस्ट जो एक पर्सनैलिटी मानी जाती है वो ईगो वाली मानी जाती है, जो कि इद और सुपर ईगो के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। तो बेस्ट इज ईगो वाला पर्सन जिसकी ईगोइटिक पर्सनैलिटी है, राइट। आगे हम बात करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की। ईगो डिफेंस मतलब ये एक दिमाग का सिक्योरिटी सिस्टम है। जब ईद और सुपर ईगो के झगड़े से ईगो थक जाता है और एंजाइटी यानी चिंता बढ़ जाती है, तो ईगो खुद को मेंटल स्ट्रेस से बचाने के लिए अनकॉन्शियस तरीके से कुछ ट्रिक्स यूज करता है, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो वो कौन कौन से ट्रिक्स हैं, वो कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं और इनमें आपको सिचुएशन क्रिएट करके दे देगा कि यहाँ पे कोई पर्सन ये कर रहा है तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। तो इसको समझेंगे। अभी यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं इनकी, बट इनकी एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन होता है बातों को दबाना, पुशिंग पेनफुल ट्रोमेटिक थॉट्स आउट ऑफ कॉन्शियस माइंड इनटू अनकॉन्शियस, यानी कि किसी बहुत दर्दनाक या ट्रोमेटिक मेमोरी को दिमाग से पूरी तरह मिटा देना। अनकॉन्शियस मन में धकेल देना, यानी कि वो मन जहाँ पे आप चीज़ें दबा देते हैं, आप याद नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे चीज़ें जैसे कि किसी बड़े हादसे या एक्सीडेंट को आप पूरी तरह भूल जाते, याद नहीं करना चाहते, तो दैट इज रिप्रेशन, यानी कि बातों को दबाना। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन यानी कि बचपना करना, यानी रिवर्टिंग टू अर्लियर चाइल्ड स्टेज। यहाँ पे जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप बचपन जैसी हरकतें कर देते हैं, तो वो है रिग्रेशन। एक्सट्रीम स्ट्रेस आने पर एक मैच्योर एडल्ट का जो है बच्चों जैसा बर्ताव करता है, जैसे गुस्से में आकर चीखना, चिल्लाना, रोना, चीज़ों को इधर से उधर फेंक देना, वो सब चीज़ें रिग्रेशन है। यहाँ पे बचपनों जैसी हरकत जो है वो अडल्ट करता है, दैट इज रिग्रेशन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन में क्या होता है, आपने कोई गलती की है लेकिन आप खुद एक्सेप्ट ना करके किसी और के ऊपर वो गलती मंड देते हो कि भाई तूने, तेरी गलती है ये, तो ये प्रोजेक्शन है कि आपने वो चीज़ जो गलती आपकी थी आपने दूसरे पे कर दिया कि भाई ये गलती तुम्हारी थी। अपने खुद के बुरे थॉट्स को किसी और के सरमंड देना, तो वो है प्रोजेक्शन। आप सीक्रेटली अपने बॉस से नफरत करते हैं पर आप सबको बोलते नहीं,
कि भाई बॉस मुझे पसंद नहीं है या फिर कुछ ऐसा, लेकिन आप अपने कलीग को बोल देते हैं कि भाई तू ऐसे है वो ऐसे है, तो वो चीज़ है कि भाई दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला दी, वो चीज़ हो गई कि भाई वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है। आपकी खुद की फीलिंग्स भी खैर वही है, लेकिन आपने अपने दोस्त को ये चीज़ें आपने बता दी, तो लाइक ये सब चीज़ें हो गई प्रोजेक्शन। मिस एट्रीब्यूटिंग योर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग ऑन टू समवन एल्स, किसी और के ऊपर अपनी गलती मंड देना, दैट इज प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लाइक गुस्सा जो है, खुद का गुस्सा, लाइक किसी का गुस्सा किसी पे उतार देना। कई बार ऐसा होता है कि पापा घर पे टेंशन में आए हैं और वहाँ पे ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ है या फिर उनके बॉस ने कुछ ऐसा बोल दिया है, तो फिर घर आके वो अपने बच्चों से रूडली बिहेव कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो वो है डिस्प्लेसमेंट, यानी कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया। रीडायरेक्टिंग एंगर फ्रॉम डेंजरस टारगेट टू वीकर सब्सटीट्यूट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देना, तो ये चीज है डिस्प्लेसमेंट। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में ये एक पॉजिटिव चीज है, ये ओनली डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे आप अपने गुस्से को जो है कुछ किसी बेटर अल्टरनेटिव चीज़ों में यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिव वे में यूज़ करते हैं, ताकि और चीज़ें जो है वो अच्छी तरह दिखे। जैसे कि किसी के अंदर ज़्यादा गुस्सा है, ज़्यादा एग्रेशन है, ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है, तो उनको बॉर्डर पे भेज दिया, भाई लड़ो तुम, तो वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो सब्लिमेशन हो गया कि भाई हेल्दी डिफेंस है, चैनलाइंग अनएक्सेप्टेबल और एग्रेसिव अर्जेस इनटू प्रोडक्टिव सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटी। तो यहाँ पे उसका गुस्सा भी निकल गया, उसका एग्रेशन भी निकल गया, और वो सोशली एक्सेप्टेबल भी है कि भाई देश के लिए कुछ कर रहे हैं। वो एग्रेशन जो है उनका अच्छी जगह यूज हो गया, तो वो है सब्लिमेशन। जैसे एक्सट्रीम गुस्से और एग्रेशन को बॉक्सिंग या किसी हैवी वर्कआउट में चैनलाइज कर देना, दैट इज सब्लिमेशन, राइट। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है? मेकिंग अप लॉजिकल साउंडिंग एक्सक्यूजेज। अब यहाँ पे आप अलग अलग एक्सक्यूजेज बना रहे हो अपने खुद के अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को और गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए। ये है रेशनलाइजेशन, यानी कि बहाने बनाते हो आप किसी गलती या फेलियर को छुपाने के लिए, लॉजिकल कुछ झूठा बहाना बनाना। तो वो है कि भाई एग्जाम में फेल होने पर आप कह रहे हो कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, तो वो है रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे आप अपनी गलती ना मान के कुछ ऐसा एक्सक्यूज दे देते हो कि भाई वो लॉजिकली ऐसा साउंड करे कि वो करेक्ट है, बट वो आप एक तरीके का एक्सक्यूज यानी बहाने बना रहे हो, तो वो है रेशनलाइजेशन। डिनाइल क्या है? डिनाइल यानी कि आप रियलिटी को ही एक्सेप्ट नहीं कर देते, सच से मुंह मोड़ लेते हो, तो वो डिनाइल में रह जाते हैं। किसी ऐसी रियलिटी को मानने से साफ इनकार कर देना जो कि बहुत दर्दनाक है। जैसे कि किसी की लाइक आप मूवीज में देखते हो कोई मर जाता है, लेकिन वो पर्सन जो है जिसके साथ वो ज्यादा क्लोज होता है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वो पर्सन मर चुका है, तो वो डिनाइल में चला जाता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि भाई वो बंदा जो आपके करीब था वो अब नहीं है, तो वो डिनाइल है। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन यानी कि उल्टा बिहेव करना, एक्टिंग द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ हाउ यू ट्रूली फील डाउन डीप। यानी कि आपके सामने कोई पर्सन है लेकिन आप उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हो, लेकिन आपको सोसाइटी के प्रेशर में आके उससे भी प्यार से बात करनी पड़ रही है और उससे आप अच्छे से बात कर रहे हो, तो उसको प्यार दिखाना, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। यानी कि आपके मन में कुछ है लेकिन आप दिखा कुछ रहे हो, तो वो है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि उल्टा बिहेव करना। जो आप अंदर से फील कर रहे हैं उसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि उल्टा बिहेव करते हो। जैसे किसी दुश्मन को सामने देखकर उससे अचानक बहुत प्यार या गले लगा लेना, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, राइट। होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइको सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी हैं। यहाँ पे क्या था? फ्रॉइड का मानना था कि पर्सनैलिटी बचपन के 5 स्टेजेस से गुजरकर बनती है। 5 स्टेजेस हैं ये, और इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल, ये 5 स्टेजेस के बारे में फ्रॉइड ने बात की है। और यहाँ पे अगर किसी स्टेज पे बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्ट मिल गया ना,
तो वो फिर ट्रोमा फ्रस्ट्रेशन मिल जाती है, तो उसको वो स्टेज पे वो बच्चा जो है स्टक हो जाता है, यानी कि फर्दर जो अडल्टनेस है या फिर फर्दर जो स्टेजेस है उसमें वो फ्लो नहीं दिख पाता, वहाँ पे वो पर्सनैलिटी नहीं अच्छे से बिल्ड हो पाती। तो इस चीज़ के बारे में बात की है सिगमंड फ्रॉयड ने। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरल स्टेज के ऊपर। ओरल स्टेज जो है 0 से 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल का बच्चा होता है, और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, यहाँ पे बच्चा जो है माउथ सकिंग करता है, बाइटिंग करता है, च्यूइंग करता है, माँ का दूध पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, यानी कि बच्चा यहाँ पे हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करता है। आपने अपने आसपास में बच्चों को देखा होगा, तो जो भी उसके हाथ में चीज़ें होती हैं, हम टीथर लेके आते हैं या फिर छोटे छोटे टॉयज़ लेके आते हैं बच्चों के लिए, तो वो जो है मुंह में डालने की कोशिश करता है। अगर ये आदत उसकी यहाँ पे ये चलती रही तो फिर बड़े होके वो स्मोकिंग करना, नाखून को चबाने लग जाता है बच्चा, ओवर ईटिंग करता है, या फिर और अलग अलग तरह की एग्रेसिव एक्टिविटी करता है। तो ये जो है ओरल स्टेज है, और इसको फिक्सेशन आउटकम यानी कि अडल्ट में यानी बड़ा होके वो बच्चा जो है अपना अंगूठा चूसने लगता है, नेल बाइटिंग करता है, स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ओरल स्टेज में बात की है फ्रॉयड ने। नेक्स्ट इज अनल स्टेज। अनल स्टेज जो है 1.5 to 3 ईयर्स में है। यहाँ पे क्या होता है, अनल स्टेज में यहाँ पे बच्चा पोटी ट्रेनिंग करता है, यानी ब्लैडर कंट्रोल। यहाँ पे आप सुसु पोटी रोकना सिखाते हैं बच्चे को, तो बच्चा सीख जाता है कि लाइक अभी सुसु जो है हमें कहीं पे भी नहीं करना, कहीं पे फ्लोर पे नहीं करना, ओनली बाथरूम में जाके ही आपको सुसु करना है, दैट इज टॉयलेट ट्रेनिंग। तो ये अनल स्टेज है 1.5 to 3 ईयर्स। अगली स्टेज है फेलिक स्टेज। ये 3 से 6 साल का बच्चा होता है, और यहाँ पे जो है बच्चा जेंडर डिफरेंसेस नोटिस करता है, जैसे कि बच्चा अपने सेम सेक्स पेरेंट्स यानी कि पापा का बेटा या फिर माँ की बेटी के जैसे बनने की कोशिश करता है, यानी अपने पेरेंट्स को आइडियल मान लेता है बच्चा इस स्टेज के अंदर कि भाई और उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये सुपर ईगो वाली बात आ गई, जो पेरेंट्स सुपर ईगो, जो पेरेंट्स मोरल कल्चर वो चीज़ें वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, यहाँ पे बच्चा उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करता है, और जिससे उनका सुपर ईगो बनता है। 4th स्टेज है लेटेंसी स्टेज है। ये जो स्टेज है 6 साल से लेके प्यूबर्टी तक चलती है। यहाँ पे क्या रहता है, सेक्सुअल एनर्जी जो है बिल्कुल शांत या हिडन हो जाती है। जो भी सेक्सुअल अर्जीज हैं बच्चे के अंदर, तो वो सारी यहाँ पे छुपी हुई होती है, हिडन होती है। बच्चा अपनी सारी एनर्जी जो है पढ़ाई या फिर दोस्तों में, खेल कूद में, नई स्किल्स को सीखने में लगाता है इस स्टेज में। और इस स्टेज में क्या होता है, लड़के लड़कियां जो है अलग अलग ग्रुप में खेलते हैं। यहाँ पे जो आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि यहाँ पे गर्ल्स का अलग ग्रुप रहता है, बॉयज़ का अलग ग्रुप रहता है। तो यहाँ पे जो है सेक्सुअल अर्जिस हिडन रहती है बच्चों के अंदर। तो ये लेटेंसी स्टेज है। अगला जो बात है 5th स्टेज, ये जेनिटल स्टेज है, और ये प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स है। यहाँ पे जो है सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योर हो जाते हैं बच्चों के अंदर। अगर सारे पिछले स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो इंसान इस स्टेज में आकर हेल्दी अपोजिट सेक्स और रोमांटिक रिलेशनशिप जो है डेवलप कर लेता है, एक बैलेंस लाइफ जीता है यहाँ पे। तो ये जो स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस सिगमंड फ्रॉयड ने बताई हैं अपनी इस थ्योरी में। ठीक है, हमने बाकी पूरा कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर लिया है इनकी थ्योरी का, और अनकॉन्शियस तक पहुँचने का रास्ता यही है। ठीक है, बाकी और चीज़ों के बारे में भी बात की है। फ्री एसोसिएशन यानी कि इन पेशेंट को आराम से लिटा दिया जाता है और कहा जाता है जो भी दिमाग में आ रहा है बिना फिल्टर किए बोलते जाओ, इससे अनकॉन्शियस बातें बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो है एक मेथड है, थेरेपी है उस पर्सन के लिए जो अनकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पा रहे। तो उसका रास्ता है फ्री एसोसिएशन। ये आप अलग से लिख लीजिए जो मैं बातें आपको बता रही हूँ। फ्री एसोसिएशन, इसमें थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, जहाँ पे उनमें लाइक दिमाग में जो भी आ रहा है वो बोलते जाए और फिल्टर करते जाए, ताकि हम उनके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है ये पता लगा सके। राइट। अगला है ड्रीम एनालाइज, यानी कि फ्रॉयड ने सपनों को, लाइक जो भी सपने होते हैं उनको एनालाइज करना, सपने की कहानी जो भी मैनिफेस्ट कंटेंट है
जो भी छुपी हुई सिंबॉलिक यानी लेटेंट कंटेंट ढूंढते जाते हैं, तो वो चीज़ बताई है। ड्रीम एनालाइज, जो भी सपने आते हैं उनको एनालाइज करना बताया है यहाँ पे, एक थेरेपी ये भी है। और स्लिप्स ऑफ टंग, यानी कि बोलते बोलते अचानक गलती से कुछ भी निकल जाता है आपके मुंह में से, तो वो अनकॉन्शियस जो बातें हैं वो निकल के आती हैं आपके दिमाग से। जैसे कि किसी को कह देना आई लव योर मनी, तो जबकि आप बोलना चाहते थे आई लव योर कंपनी, तो वो आपके मन की बात आ गई, अचेतन मन की, अनकॉन्शियस माइंड की बातें आ गई है सामने, जो आपके मन में है, गहराई में है, जो कि आपकी चट्टान के, जो कि डीप अंडर वाटर वाली चीज है, वो निकल के आ गई। स्लिप ऑफ टंग, फ्रूड स्लिप ऑफ टंग वाली चीज है। और यही सब बातें सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी में कही है। लेकिन इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ बुराइयां भी है, जैसे कि इसको हम साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। और सिगमंड फ्रॉयड ने ओवर एम्फसाइज किया है सेक्स के ऊपर। और क्रिटिक्स ने कहा है कि फ्रॉयड ने हर चीज़ को बचपन और सेक्स से जोड़ दिया है, जबकि इंसान समाज और कल्चर से भी बहुत कुछ सीखता है। राइट, समाज और कल्चर से जो है बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है, लेकिन इस सब चीज़ों के बारे में सिगमंड फ्रॉयड ने बात नहीं की है। इन्होंने ओवर एम्फसाइज कर दिया है चीज़ों को सेक्स के थ्रू। राइट, और इन्होंने बात की है अपनी पूरी यूनिवर्सल थ्योरी में सिर्फ अमीर और मेंटली डिस्टर्ब्ड वुमेन के केसेस को देखकर बना दी है ये थ्योरी जो है अपनी, जो कि पूरी दुनिया पे अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि कुछ अमीर जो लेडीज हैं, ऑस्ट्रेलियन वुमेन, उन पे इन्होंने ये थ्योरी बनाई है, तो कि जो कि पूरी दुनिया पे जो है लागू नहीं होती। तो ये कुछ क्रिटिक्स हैं, कुछ बुराइयां हैं इस थ्योरी की। एंड थैंक यू एवरीबॉडी, होप आपको पूरी थ्योरी जो है लाइक समझ आ गई है। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।